टैनसेन अध्याय 111 निगले हुए सितारे में क्यों दिखाई दिया। जियोयान, अरे नहीं, मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। भाई लुओ फैंग, हमने पहले भी समूह में बहुत सारी खेती तकनीकें अपलोड की हैं। आप तुरंत जाकर देख सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उन सभी तकनीकों में हमारी अंतर्दृष्टि और समझ शामिल है, इसलिए आप डाउनलोड करने के बाद तुरंत उनमें महारत हासिल कर सकते हैं। झू चेन की टिप्पणी देखकर जियोयान को एहसास हुआ कि समूह में शामिल होने के बाद लुओ फैंग ने उनकी खेती की तकनीक डाउनलोड नहीं की है, इसलिए उसने तुरंत उसे याद दिलाया। लिन डोंग, भाई लुओ फैंग, कृपया गलत न समझें। हम सभी सोच रहे थे कि भाई झू मर गया है और हम बुरे मूड में थे, इसलिए हम इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे थे। हम जानबूझकर एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपा रहे थे। लिन डोंग ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। वह नहीं चाहता था कि लुओ फैंग उसे एक छोटा व्यक्ति समझे जो दूसरों को उससे दोस्ती करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लुओ फैंग, आप सभी को धन्यवाद और समूह व्यवस्थापक को धन्यवाद। आपने जो कहा वह मुझे जरूर याद रहेगा। चिंता मत करो, मैं, लुओ फैंग, निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो दयालुता भूल जाता है। लुओ फैंग को स्वाभाविक रूप से पता था कि जियोयान और अन्य लोगों ने जानबूझकर इस तथ्य को नहीं छिपाया था कि उन्होंने खेती की तकनीक डाउनलोड की थी, इसलिए उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में जियोयान के संकेत से उसने तुरंत चैट समूह के फंक्शन विकल्पों में कल्टीवेशन टेक्निक डाउनलोड अनुभाग ढूंढ लिया। हालांकि जैसे ही उसने पृष्ठ खोला तो वह पूरी तरह से अवाक रह गया। टोनबेई क्वान, बाजी बेंग और कोंगहे किनलोंग जैसी बुनियादी मार्शल आर्ट से। इसके अलावा इन सभी तकनीकों को खेती के बाद उनके प्रभावों और विशिष्ट खेती विधियों के साथ लेबल किया गया है। लुओ फैंग बेहद उत्साहित थे। सच कहूं तो पहले तो उन्हें यहाँ की मार्शल आर्ट तकनीकों से अधिक उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स अकादमी में वे जिन मार्शल आर्ट तकनीकों का आदान प्रदान कर सकते हैं वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं। इसे चाकू तकनीक कहा जाता है, लेकिन इसे पैर और पैर की ताकत पर भी लागू किया जा सकता है। साथ ही आंदोलन तकनीक, फ्लोइंग लाइट और मार्गदर्शक तकनीक, नाइनफोल्ड क्योटिक ओरिजिन भी एक मार्शल कलाकार की युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा सकती है। यह एक शीर्ष स्तरीय तकनीक है जो व्यक्ति की अपनी ताकत को व्यापक रूप से बढ़ाती है। उन्हें द ओरिजिनल ट्रू एक्सप्लेनेशन, द कंप्लीट टेक्स्ट पुस्तक मिली, जो बिल्कुल सामने लटकी हुई थी, विशेष रूप से अविश्वसनीय। सभी कानूनों का स्रोत, महान दाव का जहाज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट इस दुनिया में मौजूद है। संपूर्ण महान विकास तकनीक भी काफी अच्छी है, क्योंकि यह किसी की आध्यात्मिक समझ की ताकत को बढ़ा सकती है। दिव्य चेतना मानसिक शक्ति है। यदि कोई इस तकनीक को विकसित कर सके तो उसकी मानसिक शक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ने में सक्षम होगी। जियोयान, भाई लुओ फैंग, आपको 8 एक्सट्रीम कोलैप्स और टोनबेई फिस्ट जैसी बुनियादी तकनीकों को देखने की जरूरत नहीं है। हमने शुरुआत में गलती से उन्हें अपलोड कर दिया। आप भाई झू की मूल सच्ची व्याख्या सीख सकते हैं। यह एक ईश्वर स्तरीय सहायक तकनीक है, अत्यंत शक्तिशाली। भाई हान की महान विकास तकनीक आत्मा की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है, जो काफी असाधारण भी है। और ब्रदर वांग की प्राचीन ईश्वर तकनीक बॉडी कल्टीवेटर्स के लिए पसंदीदा विकल्प है, लेकिन ये तकनीक बहुत सारे संसाधनों की खपत करती है, इसलिए इसे सीखने से पहले तैयार रहें। इस समय ऐसा लग रहा था कि जियोयान लुओ फैंग के जीवन गुरु में तब्दील हो गया है। वह समूह चैट में लगातार लुओ फैंग को याद दिला रहा था क्योंकि उसने अपनी साधना पद्धति को चुना था। जियोयान की मदद से लुओ फैंग ने तुरंत 3 खेती तकनीकों का चयन किया जो उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। कुछ साधना तकनीकें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन वे उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें विकसित करने में समय और प्रयास खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन देवताओं को सफलतापूर्वक डाउनलोड करने के लिए बधाई। लुओ फैंग के दिमाग में तुरंत बड़ी मात्रा में रून संबंधी जानकारी प्रकट हुई, क्योंकि इन साधना विधियों में झू चेन और वांग लिन की अंतर्दृष्टि और अनुभव शामिल थे। उन्होंने मूल सच्ची व्याख्या के दिव्य मार्गदर्शन अध्याय और महान विकास तकनीक की साधना विधियों के पहले कुछ स्तरों में लगभग तुरंत ही महारत हासिल कर ली। महान विकास तकनीक और मूल सच्ची व्याख्या के समर्थन से उनकी मानसिक शक्ति सीधे मध्यवर्ती युद्ध देवता से युद्ध देवता के शिखर तक पहुंच गई। एक ही समय पर लुओ के रूप में ग्रेट दाओ के वास्तविक अर्थ के बारे में फैंग की समझ गहरी हो गई। उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के बीच संचालन सिद्धांतों का एहसास हुआ। इस चरम स्तरीय युद्ध देव स्तरीय मानसिक शक्ति के साथ साथ 9 फोल्ड थंडर ब्लेड के चौथे स्तर के साथ
आखिरकार उनमें कैंडिस के रिकॉर्ड को तोड़ने और ब्लैक ड्रैगन सूची में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले व्यक्ति बनने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। सूचना, समूह के मालिक झू चेन ने आपको स्वेलो इट स्टार्ट संपूर्ण एनिमे श्रृंखला भेजा है। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के लुओ फैंग ने तुरंत स्वीकार करने के लिए क्लिक किया। और जू शिन के साथ उसके रिश्ते के बारे में क्या साथ में कोई भविष्य है? लुओ फैंग ने सबसे पहले झू चेन और समूह चैट में अन्य लोगों को धन्यवाद दिया और फिर तुरंत वीडियो फाइल खोली और अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके इसे जल्दी से देखना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस एनीमे की कहानी लगभग उनके अपने पिछले अनुभवों के समान है। जब उन्होंने इन कथानकों की समीक्षा की, तो उन्हें ऐसा लगा मानो वे अपने अतीत को फिर से जी रहे हों। लेकिन समस्या यह है, इसके अलावा वह लड़का लगभग हर एपिसोड में दिखाई दिया और उसने यहाँ तक कहा कि वह मेरे साथ एक अतिरिक्त मैच चाहता था। क्या ये व्यक्ति मेरा भावी प्रतिद्वंद्वी हो सकता है? अध्याय 112। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसे घृणित लोग भी होंगे। लुओ फैंग, समूह के मालिक, क्या आप तांग सेन नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? पहले दर्जन भर एपिसोड देखने के बाद लुओ फैंग ने देखा कि तांग सेन नाम का लड़का एपिसोड के अंत में दिखाई देता रहा और वह उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता दिख रहा था। इससे लुओ फैंग को और भी अधिक संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत झू चेन से इसके बारे में पूछा। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये सवाल उठाया, तुरंत ही समूह में भारी हंगामा मच गया। जियो यान, बकवास, भाई लुओ फैंग, क्या आप वास्तव में उस आदमी तांग सेन को जानते हैं? लिन डोंग, एक मिनट रुके, क्या टैंग सेन डुलुओ महाद्वीप में नहीं था? वह वहां कैसे पहुंचा? क्या उसने भी भाई झू के समान क्रॉस आयामी क्षमता हासिल कर ली? हान ली, यदि यह व्यक्ति वास्तव में क्रॉस आयामी क्षमताएं हासिल करता है, तो यह अच्छी बात नहीं है। वांग लिन, तो क्या यदि वह जियानी की दुनिया में आने की हिम्मत करता है, तो मैं वांग उसे हमेशा के लिए यहाँ रखने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। जियो यान, भाई वांग सही है। भाई हान बहुत कायर हैं। तांग सान क्या खतरा पैदा कर सकता है? अगर वह यहाँ आने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे बुद्ध के क्रोध कमल की लपटों का एक पूरा सेट दूंगा। लिन डोंग, बुरा नहीं है। पिछली बार चेक ग्रुप के नियमों के कारण हम उसका कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब उसे ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। अगर हम अगली बार फिर उससे मिले, तो मैं निश्चित रूप से उसे बच निकलने नहीं दूंगा। लुओ फैंग मूर्ख नहीं था। जियो यान और तांग सेन के प्रति दूसरों के रवैये को देखकर उसने तुरंत अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था। लुओ फैंग, क्योंकि आपने मुझे जो एनीमे भेजा है, उसमें लगभग हर एपिसोड उस आदमी के एक दृश्य के साथ समाप्त होता है जो मुझे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या वह मेरा भावी प्रतिद्वंद्वी होगा। लुओ फैंग ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। हालांकि उसने पहले ही जियो यान और अन्य लोगों की टिप्पणियों से स्थिति का कुछ अनुमान लगा लिया था, फिर भी वह व्यक्तिगत रूप से झू चेन के साथ इसकी पुष्टि करना चाहता था। झू चेन, वह वीडियो के अंत में सिर्फ एक प्रचार विज्ञापन था, इसके बारे में चिंता न करें। जब मैंने आपका वीडियो अपलोड किया तो मैं इसे हटाना भूल गया। लिन डोंग, टैंग सेन बहुत भाग्यशाली है। पिछली बार उसे चेक ग्रुप से बाहर निकाले जाने के बाद हम मूल रूप से सीधे जाकर उसे मारना चाहते थे, लेकिन भाई कियान ने कहा कि वह खुद दूसरे पक्ष को मारना चाहता था, इसलिए हमने उसे चेहरा दे दिया। अन्यथा वह बहुत पहले मर चुका होता। लिन डोंग, क्षमा करें, मैं भूल गया। वैसे भी भाई लुओ फैंग, इसे याद रखें, तांग सेन एक घृणित और बेशर्म कचरा है। आप भविष्य में अपनी खुद की उत्पत्ति बनाने में सक्षम होंगे, इसलिए आपको उस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तुलना में वह कुछ भी नहीं है। एक नवागंतुक लुओ फैंग को ये बताने के लिए कि टैंग सेन कितना घृणित था, जियो यान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसे वे सभी गंदी बातें बताएं जो टैंग सेन ने समूह चेक में की थी। अगर वह कुछ बताना भूल जाता था, तो लिन डोंग तुरंत उस कमी को पूरा कर देता था। कियान रेनेक्स्यू, जिन्होंने डुलुओ कॉन्टिनेंट की कहानी पढ़ी थी, कभी कभी कुछ शब्दों के साथ बोलते थे। जैसे ही तांग सेन के अपराधों को जियो यान और अन्य लोगों ने एक एक करके उजागर किया। वह केवल दूसरों का फायदा उठाना जानता है, बदले में कभी कुछ नहीं देता। यहाँ तक कि समूह में उनके योगदान को कम करने के लिए वह जानबूझकर दूसरों की चीजें लेने के बाद उन्हें कम महत्व देता है, ताकि वह आराम से लाभ उठा सके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में घिनौना आदमी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस समूह के लोग उसे इतना नापसंद करते हैं।
टैंग सेन के चरित्र के बारे में जानने के बाद लुओ फेंग ने संकोच नहीं किया और तुरंत छोड़े अंत विकल्प पर क्लिक किया। टैंग सेन ने जियोवू को प्रेमपूर्ण भाव से देखा। उसकी आंखें 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी की लालसा से भर गईं। चैट समूह की सहायता के लिए धन्यवाद। उनकी साधना का स्तर अब सफलतापूर्वक 58 के स्तर तक पहुंच गया है, जो एक उल्लेखनीय छलांग है। इसके अलावा वध के शहर में आने से पहले उन्होंने 85,000 साल पुराने ब्लू सिल्वर किंग को खोजने के लिए एक विशेष यात्रा की और इसके मार्गदर्शन में अपने भीतर ब्लू सिल्वर सम्राट रक्तधारा को सफलतापूर्वक जागृत किया। टैंग सेन को अपने पिता का जिक्र सुनने पर जियोवू स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में अपने 2 साथियों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। साथ ही कौन जानता है कि उस चेक ग्रुप के लोग दुलुओ वर्ल्ड में कब वापस आएंगे। कारण चाहे जो भी हो, उसे मजबूत बनना ही होगा। अभी वह मजबूत बनने का एकमात्र तरीका 100,000 साल पुरानी आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना सोच सकता है। जियोवू उसकी पत्नी है, इसलिए वह उस आत्मा की अंगूठी को कुछ समय के लिए छोड़ सकता है जिसका उसने त्याग किया था। वैसे भी भले ही वह उन 2 स्पिरिट अंगूठियों को नहीं लेता, बीबी डोंग उन्हें बाद में ले जाएगा। बाहरी लोगों के खेतों में खाद नहीं जाती। किसी और को इसका लाभ देने के बजाय उसे स्वयं आकर इसे लेना चाहिए। अध्याय 113 स्वर्ग सुधार मंडप वास्तव में लोगों को यहाँ रखने के लिए शहद के जाल का उपयोग करना चाहता था। लुओ फेंग को स्वेलोइड स्टार का एनिमेटेड संस्करण भेजने के बाद झूचे ने उनके अनुरोध पर जियोयान और लिन डोंग के एनिमेटेड संस्करण भी भेजे। उन्होंने जियोयान को लाइव एक्शन टीवी श्रृंखला बैटल थ्रू द हेवंस की एक प्रति भी भेजी। उन्हें लगा कि जियोयान को ये जानने का अधिकार है कि डू क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन हॉर्स तकनीक कितनी अद्भुत थी। इन वीडियो को पोस्ट करने के बाद उन्होंने समूह में हाल ही में सीखी गई सभी कीमती तकनीकों को भी अपलोड किया। इसमें विलो गॉड टेक्निक, ट्रू फीनिक्स ट्रेजर टेक्निक और ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड मैनुअल जैसी अमर राजा स्तरीय खजाना तकनीकें शामिल हैं। जब समूह के लोगों ने ये आश्चर्यजनक परिणाम देखे तो वे दंग रह गए। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने इस बार वर्मिलियन बर्ड ट्रेजर तकनीक से भी अधिक शक्तिशाली तकनीक अपलोड की। और एक पास में 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, और वह पुनर्जन्म के 6 पथ स्वर्गीय तकनीक भी एक असाधारण तकनीक प्रतीत होती है। ये स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा है। जियोयान, भाई झू, यदि शर्तें अनुमति देती हैं, तो मैं वास्तव में आपको अभी अपना पिता कहना चाहता हूँ। कियान रेनिक्स्यू, मुझे अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके समूह नेता से इन शक्तिशाली तकनीकों को सक्रिय करना काफी कठिन लगता है, लेकिन उनकी शक्ति वास्तव में निर्विवाद है। मुझे लगता है कि वे मेरे दादाजी द्वारा वर्णित दिव्य कौशलों से अनगिनत गुना अधिक मजबूत हैं। वांग लिन, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इन बहुमूल्य तकनीकों के बीच पुनर्जन्म की ऐसी स्वर्ग विरोधी विधि भी होगी। जियोयान एक कीमियागर है जो अग्नि विशेषता और लकड़ी विशेषता तकनीकों की खेती करता है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विलो गॉड तकनीक और ट्रू फीनिक्स ट्रेजर तकनीक को चुना। लिन डोंग ने वही किया जो वह हमेशा करता था, उसने सभी जादुई तकनीकें डाउनलोड कर ली। भले ही यह मेरे लिए उपयुक्त हो या नहीं, मैं पहले इसे डाउनलोड करूंगा। कियान रेनिक्स्यू और हान ली ने काओजी तलवार तकनीक को चुना। वे दोनों तलवारें चलाते हैं और यह विशेष तकनीक उनके साथ अत्यधिक अनुकूल है, जिससे उन्हें अपनी युद्ध शक्ति को तेजी से बढ़ाने की अनुमति मिलती है। वांग लिन ने द विलो गॉड टेक्निक और द ट्रू फीनिक्स ट्रेजर टेक्निक डाउनलोड किया। उन्होंने इन 2 बहुमूल्य कलाओं पर निर्वाण तकनीकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की योजना बनाई और देखा कि क्या वह इस पद्धति का उपयोग करके ली मुवान को निर्वाण प्राप्त करने और समय से पहले पुनर्जन्म लेने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इन 2 खजानों को डाउनलोड करने के बाद उन्होंने काओजी जियानशु, एक मार्शल आर्ट मैनुअल भी डाउनलोड किया। वर्तमान में उसके पास एक दिव्य तलवार है, लेकिन उसकी तलवार चलाने की कला में जंग लग गया है। ये तलवार तकनीक उसके लिए कुछ मददगार हो सकती है। एक पल के लिए विचार करने के बाद लुओ फेंग ने अंततः घास तलवार तकनीक को चुना। चाकू भारी, सशक्त गति से चलता है, जबकि तलवार हल्की, फुर्तीली गति से चलती है। हालांकि चाकू कौशल और तलवार कौशल मौलिक रूप से भिन्न हैं, फिर भी कुछ पहलू हैं जिन्हें एक दूसरे से सीखा जा सकता है। इसके अलावा झूचेन ने इस बार जो स्वॉर्ड मैनुअल ऑफ ग्रास कैरेक्टर्स अपलोड किया है, उसमें तलवारबाजी का सही अर्थ भी शामिल है जो उनके पास था। पहले एहसास हुआ, लुओ फेंग के लिए तलवारबाजी का सही अर्थ सबसे कीमती चीज है। झूचेन, हम सभी भाई हैं, इन औपचारिकताओं से क्यों परेशान हो? जियोयान, भाई झू,
मैं और कुछ नहीं कहूंगा। भाईचारा मेरे दिल में है। अब से जब भी आपको किसी भी गोली की आवश्यकता होगी, मैं अपने शिक्षक से तुरंत आपके लिए इसकी व्यवस्था करवाऊंगा। लिन डोंग, भाई छू, मैं शब्दों के मामले में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन यदि आप कभी खतरे में पड़े तो बस शब्द कहें और मैं, लिन डोंग, आपकी सहायता के लिए दौड़कर आऊंगा, भले ही इसके लिए आग और पानी से गुजरना पड़े। हान ली, इतने बड़े उपकार के लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। यदि साथी दाऊवादी झू को भविष्य में कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया पूछने में संकोच न करें। वांग लिन, वांग भी एक है। कियान रेनिक्स्यू, समूह के मालिक, हालांकि मेरी ताकत ज्यादा नहीं है। अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो कृपया पूछने में संकोच न करें। मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये लोग विभिन्न आयामों में मुख्य पात्र हैं और उनमें से लगभग प्रत्येक के पास एक धोखा कोड है। वे एक दूसरे की सुनहरी उंगलियां उधार लेते हैं और एक दूसरे के कौशल सीखते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं। अपने साथी समूह के सदस्यों की टिप्पणियों को देखते हुए लुओ फैंग को अचानक याद आया कि उसने बहुत सारी खेती तकनीकें डाउनलोड की थी, लेकिन उनमें से किसी को भी कभी अपलोड नहीं किया था, लगभग तांग सेन की तरह बन गया था। इसलिए उसने तुरंत अपने पास मौजूद 9 हेडेड थंडर ब्लेड अपलोड कर दिया। हालांकि चूंकि इस चैट समूह में लोग दूसरी दुनिया से हैं, इसलिए इसे समूह में अपलोड करना उल्लंघन नहीं माना जाता है। लिन डोंग, भाई लुओ फैंग, आपका 9 फोल्ड थंडर ब्लेड बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन तलवार की तकनीक अधूरी है। अपलोड करने से पहले तकनीक की मरम्मत के लिए मेरा पुश्तैनी पत्थर ले लें। अंदर मौजूद मिंक मास्टर आपको बताएगा कि इसे कैसे ठीक किया जाए। लुओ फैंग की आंखें हल्की सी चमक उठी। ऐसा लगता है कि उसने पहले लिन डोंग को ये कहते हुए सुना था कि दूसरे पक्ष के पास एक जादुई कलाकृति है जो खेती की तकनीकों की मरम्मत करने में सक्षम है। लेकिन क्या सचमुच इस अधूरी तकनीक की मरम्मत की जा सकती है? लुओ फैंग ने कोशिश करने की मानसिकता के साथ पैतृक पत्थर को पुनः प्राप्त किया और फिर लिन डोंग के संकेत के बाद सीधे पैतृक पत्थर के स्थान में प्रवेश किया। बाद में लॉर्ड याओ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने पास मौजूद 9 फोल्ड थंडर ब्लेड मैनुअल की मरम्मत की। जब वह फिर से पैतृक पाषाण अंतरिक्ष से बाहर आया तो उसके चेहरे पर संदेह की झलक पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी जगह पूरी तरह से आश्चर्य और सदमे ने ले ली। लुओ फैंग, भाई लिन डोंग, आपका पैतृक पत्थर वास्तव में अविश्वसनीय है। ये वास्तव में खेती की तकनीकों और गुप्त मैनुअल की मरम्मत कर सकता है। लुओ फैंग ने ग्रुप चैट में लिन डोंग को धन्यवाद दिया और पैतृक पत्थर लौटा दिया। हालांकि इसकी संचित आंतरिक ऊर्जा की विस्फोटक शक्ति भी काफी उल्लेखनीय है। वह मूल रूप से एक बॉडी कल्टीवेटर थे। वह बड़ा, फिर उठा, धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर चला गया। बुजुर्ग झू, क्या आपने अपना एकांतवास समाप्त कर लिया है? घर के बाहर औषधीय जड़ी बूटियों के खेत में सफेद पोशाक में एक महिला जो जड़ी बूटियों को पानी दे रही थी, उसने ऊपर देखा। आप कौन हैं? वह महिला कामुक और सुंदर थी, उसके नैन नक्श अच्छे थे। उसने अत्यधिक मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसमें आकर्षक सुंदरता थी, ताजा और परिष्कृत, सांसारिक मामलों से अछूती परी की तरह। क्या ऐसा हो सकता है कि वे मुझे हमेशा के लिए बुटियन मंडप में रखने के लिए अपनी सुंदरता का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हों? अध्याय 114 अलविदा हुओ लिंगर। दरअसल झू चेन इस बार कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। पूर्वज म्यूयान का इरादा मूल रूप से औषधीय क्षेत्रों की देखभाल में मदद करने के लिए किसी सहायक शिष्य को खोजने का था, क्योंकि वे शिष्य इस काम में सर्वश्रेष्ठ थे। हालांकि ज़ियाओयू ने कहीं से एक अफवाह सुनी कि एक बहुत ही युवा बुजुर्ग स्वर्ग सुधार मंडप में आया था और उसकी खेती शिलालेख क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई थी। तीव्र जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह स्वेच्छा से यहाँ आई और औषधीय क्षेत्रों की देखभाल करने वाली अप्रेंटिस शिष्या बन गई। पूर्वज मुयान मूल रूप से इस मामले से असहमत थे। एक प्रतिभाशाली शिष्य छोटे मोटे काम करने के लिए यहाँ आ रहा है, ये किस प्रकार का व्यवहार है? हालांकि ज़ियाओयू की अपनी योजनाएं थीं। उसने महसूस किया कि नवागंतुक बुजुर्ग झू इतनी कम उम्र में शिलालेख क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थे, जिसका मतलब था कि उनकी असाधारण प्रतिभा के अलावा उनके पास एक अनूठी साधना पद्धति भी रही होगी। यदि आप औषधीय जड़ी बूटियों के क्षेत्र की देखभाल में मदद करते हुए दूसरे व्यक्ति से कुछ सीख सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अत्यधिक लाभ होगा। पूर्वज मुयान ने सोचा कि उसका विचार अच्छा था, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से सहमत हुए। ज़ियाओयू ने देखा कि झू चेन उसे घूर रहा था, इसलिए उसने जिज्ञासावश तुरंत उससे एक प्रश्न पूछा।
मैं स्वर्ग सुधार मंडप की प्रसिद्ध नंबर 1 महिला प्रतिभा को कैसे नहीं जान सकता। मेरा वर्तमान साधना स्तर पहले से ही शिलालेख क्षेत्र के अंतिम चरण में है। उनके कई बच्चे, कई आशीर्वाद प्रणाली को एक धोखाखोर के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो असीमित रूप से शौकीनों को ढेर कर सकता है। इसके अलावा, जब तक वह जिस महिला कृषक को अपने साथ रखता है, वह उसकी खेती के स्तर में सुधार करती रहती है, तब तक उसे उसकी खेती के स्तर पर फीडबैक मिलता रहेगा। यदि वह बड़ी संख्या में महिला कृषकों को पकड़ लेता, जिनकी खेती का स्तर उसके या उसी क्षेत्र से एक क्षेत्र कम था, और फिर उन्हें जबरन ले जाता, क्या वह संभवतः कम समय में अपने साधना स्तर को अत्यधिक ऊंचे स्तर तक बढ़ा सकता है? पिरामिड बनाने की तरह, आप इसे चरण दर चरण ढेर करते जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर, उसकी साधना मानव क्षेत्र को तोड़ सकती है और वह एक सच्चा अमर बन सकता है। यदि आप थोड़े अधिक भाग्यशाली हैं, तो आपको अमरलोक या किसी अन्य लोक तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है, और सम्राट बनना असंभव नहीं है। ये सोचते हुए, झू चेन की मूल रूप से स्पष्ट आंखें धीरे धीरे जुनून से जलने लगी। अगर मैंने वास्तव में ऐसा किया, तो मैं एक महिलावादी से कैसे अलग होऊंगी? मैं शायद मानव लोक तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, इससे पहले कि स्वघोषित धर्मी अमर संप्रदाय और अमर परिवार इसे मुझसे आगे निकलने के लिए एक उपलब्धि के रूप में इस्तेमाल करें। और फिर लियू शेन है, शायद वह भी खुद को मुझसे दूर कर लेगी। आखिरकार, कौन सी महिला अमर राजा एक विधर्मी कृषक के साथ संबंध बनाएगी जो यान को फिर से भरने के लिए यिन को अवशोषित करने में माहिर है? लानत है, ये विचार भयानक थे, उन्होंने उसके भीतर के राक्षसों को लगभग बाहर निकाल दिया। अधिक बच्चे, अधिक आशीर्वाद प्रणाली गलत नहीं है, समस्या यह है कि उसे ऐसा घृणित विचार नहीं रखना चाहिए था। इसे भूल जाओ, ये अपरंपरागत तरीके अंततः अस्वीकार्य हैं। चीजों को उनके प्राकृतिक तरीके से चलने देना सबसे अच्छा है। ज्यादा सोचने से केवल आंतरिक राक्षस पैदा होंगे। इसके अलावा, प्रारंभिक चरण में खेती को जमा करने के लिए प्रणाली पर भरोसा करना ठीक है, लेकिन मुझे बाद के चरणों में छेड़छाड़ करने के लिए एक ही क्षेत्र के इतने सारे सुंदर कृषक कहाँ मिलेंगे? मैं संभवतः ग्रैनी किक्सिया और ग्रैनी शिहुआ जैसे लोगों के पीछे नहीं जा सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? झू चेन ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपना सिर उठाया और ज़िया यू की ओर फिर से देखा। आपकी खेती का स्तर थोड़ा कम है, लेकिन जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, तब भी आपके पास भविष्य में बाहर खड़े होने का मौका होगा। ज़िया यू थोड़ा अचंभित हो गई, झू चेन द्वारा छोड़ी गई दिशा की ओर देखने लगी, और धीरे से बोली, क्या? मैं बस विनम्र हो रही थी, और आपने वास्तव में इसे गंभीरता से लिया। मैं स्वर्ग सुधार मंडप में नंबर 1 महिला प्रतिभावान हूँ, क्या आप कम से कम मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकते थे? कितना बेखबर आदमी है। फिर भी, जब उसने अभी अभी झू चेन की उपस्थिति के बारे में सोचा, तो उसके नाजुक चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई देने से बच नहीं सकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी झू न केवल युवा थी, बल्कि काफी सुंदर भी थी। युवा गुरु के विश्राम स्थल पर अतिक्रमण करने का साहस कौन करता है? कई शिलालेख क्षेत्र के किसानों ने झू चेन को घेर लिया और उसे कमरे के बाहर रोक दिया। हालांकि, जब उन्होंने झू चेन की शक्ल देखी, तो उनके भाव तुरंत ठिठक गए। फिर, हर कोई एक घुटने पर बैठ गया, झू चेन को सम्मानपूर्वक झुकाया, और एक स्वर में चिल्लाया, हम महामहिम पवित्र पुत्र को अपना सम्मान देते हैं। इसके तुरंत बाद, एक लंबी लाल रेशमी पोशाक में एक युवा लड़की कमरे से बाहर निकली। उसका पतला शरीर सीढ़ियों के पार चमक गया और उसने खुद को झू चेन की बाहों में फेंक दिया। कमीने, मैंने पिछली बार स्टोन विलेज में बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया और फिर भी तुम वापस नहीं आए। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना चिंतित था? हुओ लिंगर ने अपनी गुलाबी मुठियां घुमाई और झू चेन की छाती पर जोर से मुक्का मारा। उसकी बातें, जो शिकायतें लगती थी, असल में गहरी चिंता से भरी थी। अध्याय 115, सम्राट, शब्द वर्णन से परे है। मूर्ख लड़की, मैं सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गया हूँ, है ना? झू चेन ने आगे बढ़कर हुओ लिंगर के बालों को छुआ और शांति से मुस्कुराते हुए कहा। हुओ लिंग ने ऊपर देखा, कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फिर, अपने आसपास हुओ किंगडम के कुछ परेशान करने वाले कृषकों को याद करते हुए, उसने तुरंत झू चेन को कमरे में खींच लिया। कमरे में प्रवेश करने पर, शायद मंद रोशनी के कारण, झू चेन ने अचानक देखा कि लड़की बड़ी हो गई थी, पहले से अधिक लंबी और पतली, थोड़े उभरे हुए स्तन और सांप की तरह पतली कमर। विशेष रूप से उसके लंबे, सीधे, सुंदर पैर, अपने लहरदार मोड़ और सुंदर चाल के साथ, अंतहीन कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं।
बड़ी होने पर लड़कियां सचमुच बहुत बदल जाती हैं। झू चेन ने कमरे में हो लिंग र का पीछा करने के बाद सोचा कि हो लिंग र उससे पूछेगा कि इस दौरान दूसरी दुनिया में क्या हुआ था। हालांकि दूसरा पक्ष इन मामलों पर चुप रहा। उसने केवल उससे ये सवाल पूछा कि क्या वह अन्य दुनिया में घायल हो गया था और जब वह स्वर्ग सुधार मंडप में आया था। तार्किक रूप से कहें तो हो लिंगर के व्यक्तित्व वाले किसी व्यक्ति को अन्य दुनिया में अपने अनुभवों के बारे में बहुत उत्सुक होना चाहिए, क्योंकि दूसरा पक्ष पहले से ही जानता है कि वह दूसरी दुनिया में जा सकता है। झू चेन ने हो लिंगर की ओर देखा और पूछा, किसी व्यक्ति की साधना का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे कारण और प्रभाव का भय उतना ही अधिक होता है। विलो देवी ने हो लिंग र को उसकी भलाई के लिए ये बातें याद दिलाईं। इस समय झू चेन ने अचानक देखा कि हो लिंग र की खेती अभी भी रक्त प्रवाहित क्षेत्र में चल रही थी, लेकिन उसका रक्त और कीवी प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए उसे रक्त प्रवाहित क्षेत्र के चरम के करीब होना चाहिए। इसलिए उसने तुरंत अपनी गुफा खोली, बॉडी रिफाइनिंग पिल्स निकाली जो उसने पहले जियोयान से प्राप्त की थी, और उन्हें हो लिंग र को सौंप दिया। ये बॉडी रिफाइनिंग पिल्स दूसरी दुनिया में एक दोस्त से हैं। वे आपकी कीवी और रक्त को रिफाइन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हो लिंग र ने अपने सामने ढेर सारी गोलियों की सैकड़ों बोतलों को अविश्वास से देखा। रुको, तुम्हें ये सभी गोलियां कहाँ से मिली? इतनी सारी गोलियां कैसे आई? मैंने इसे समझ लिया है, लेकिन मैंने केवल पहला छोटा सा हिस्सा ही समझा है। वह तकनीक बहुत गहरी है। मुझे लगता है कि मेरी प्रतिभा के साथ इसे पूरी तरह से समझना मुश्किल है। जैसे ही हो लिंगर आखिरी शब्द बोलने ही वाली थी, वह एक रहस्यमय और अप्रत्याशित शक्ति से प्रभावित हुई। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया और वह लगभग बेहोश हो गई। उसने एक गहरी सांस ली, हो लिंग र की ओर देखा जो कुछ हद तक भ्रमित थी, और कहा, ठीक है, चलो अभी अन्य चीजों के बारे में चिंता न करें। मैं आपको इन गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करूंगा ताकि आप रक्त परिवर्तन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकें। हु लिंग र समझ गई कि झू चेन उसके कार्यों से क्या चाहता है, इसलिए वह तुरंत क्रॉस लेग करके बैठ गई, अपना चेरी जैसा मुंह खोला और औषधीय पाउडर को व्यवस्थित रूप से अंदर लेना शुरू कर दिया। हुश हुश हुश, कमरे में एक समृद्ध औषधीय सुगंध भर गई। जैसे ही हो लिंग र ने एक एक करके पाउडर की गोलियां निगल ली, उसे तुरंत अपने निचले पेट के बीच में एक अतुलनीय शुद्ध आभा दिखाई देने लगी। वह अमृत की औषधीय शक्ति है। जैसे ही हो लिंग र ने सांस ली, औषधीय शक्ति धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं और मेरिडियन के साथ प्रवाहित होने लगी, फिर उसके मांस और रक्त में प्रवेश कर गई। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। हो लिंगर के शरीर पर रक्त ऊर्जा तेजी से केंद्रित होने लगी। उसकी रुकी हुई शारीरिक शक्ति अंततः इस समय फिर से बढ़ने के संकेत दे रही है। समय बीतता है। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। उस दोपहर झू चेन की मदद से हो लिंगर के शरीर में औषधीय शक्ति अंततः पूरी तरह से परिष्कृत हो गई। जिस समय उन्होंने हो लिंग र को गोलियां परिष्कृत करने में मदद की, झू चेन ने मूल सत्य के बारे में अपनी कुछ समझ भी उसके साथ साझा की, जिससे हो लिंग र की मूल सत्य की समझ गहरी हो गई। बहुत बढ़िया, झू चेन, मैं अंततः रक्त परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया हूँ। हो लिंगर खुशी से जमीन से उछल पड़ी। उसने झू चेन को कसकर गले लगा लिया और उसका चेहरा एक उत्साहित और आभारी मुस्कान से भर गया। जब उसके पिता उसे ले गए, तो उन्होंने उससे कहा कि उनके फायर किंगडम के मौजूदा संसाधनों के साथ यह अब उसे रक्त परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने उससे कहा कि वह जल्द से जल्द अपनी गुफा खोले और रक्त परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने के बारे में कोई भ्रम न रखे, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। बाद में जब वह स्वर्ग सुधार मंडप में पहुंची, तो उसे पता चला कि चाहे वह कितनी भी साधना कर ले, उसकी रक्त संचारी क्षेत्र की शक्ति को 1 इंच भी नहीं बढ़ाया जा सका। उस समय उसने हार मानने पर भी विचार किया। भले ही वह अब ध्रुवीय दर्पण के बहुत करीब है, लेकिन अगर आप इससे उबर नहीं सकते, तो आप इससे उबर नहीं सकते, और यह एक सच्चाई है। अब जब आप शिखर पर पहुंच गए हैं, रक्त परिवर्तन क्षेत्र के आगे बढ़ें और अपना गुफा स्वर्ग भी खोलें। याद रखें, जब आप अपनी गुफा का स्वर्ग खोल रहे हों, तो प्रारंभिक सच्ची समझ को सक्रिय करने का प्रयास करें। झू चेन के शब्द अब उसकी नज़र में उसके पिता के शाही आदेश से अधिक प्रभावी थे। झू चेन कुटी स्वर्ग बनाने जैसी चीजों में मदद नहीं कर सकता था, इसलिए हो लिंगर को परेशान न करने के लिए उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चला गया। तभी बुटियन मंडप के एक शिष्य की पोशाक पहने एक युवक अचानक आंगन में भाग गया। झू चेन ने ऊपर देखा और पाया कि वह व्यक्ति वास्तव में शिहाओ था।
अध्याय 116 में शी हाओ, इसके द्वारा सभी महिलाओं को अस्वीकार करता हूँ। आंगन के बाहर रखवाली कर रहे फायर किंगडम के कृषक मूल रूप से शी हाओ को रोकना चाहते थे, लेकिन ये देखकर कि शी हाओ अपने पवित्र पुत्र को जानते थे, वे चुपचाप पीछे हट गए। शी हाओ उत्साह से झू चेन को देखते हुए आंगन में भागा और बोला, भाई झू चेन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग सुधार मंडप में पहुंचते ही आप बुजुर्ग बन जाएंगे। यह अद्भुत है। हे टिल्ड, ये वास्तव में कुछ भी गंभीर नहीं है। शी हाओ ने कुछ शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया। उसने फायर किंगडम के कृषकों के समूह पर चोरी से नजर डाली, फिर करीब झुका, अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और फुसफुसाया, मैं बस आकर आपसे खेती के तरीकों पर कुछ सलाह मांगना चाहता था। ये सुनकर झू चेन का दिमाग क्षण भर के लिए खाली हो गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इस वजह से उसके पास आएगा। लानत है, तुम उजाड़ स्वर्गीय सम्राट हो। भाई झू चेन, आपकी साधना की गति इतनी तेज है, आपके पास जरूर कोई रहस्य होगा, है ना? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं भी जल्द से जल्द मजबूत बनना चाहता हूँ और फिर अपने पिता और माँ को खोजने के लिए अमर पर्वत पर जाना चाहता हूँ। झू चेन की तुलना में शी कुछ भी नहीं है। हालांकि विपत्ति का सामना करने के लिए पैदा हुए एक समकालीन सम्राट के रूप में शी हाओ की भी अपनी गरिमा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी कितना मजबूत है, वह तब तक पकड़ने का प्रयास करेगा जब तक वह उनसे आगे नहीं निकल जाता। इस बार मेरे पास झू चेन से परामर्श करने के लिए यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। यदि आप अपनी खेती को तेज करना चाहते हैं, तो केवल एक ही रास्ता है, जितना संभव हो सके अपने खेती के संसाधनों में सुधार करना। झू चेन को नहीं पता था कि शी हाओ को कैसे जवाब देना है, इसलिए वह केवल एक कारण बना सकता था। आखिरकार उसकी साधना की गति चैट समूह की मदद के अलावा सिस्टम और पंगु के सार रक्त की उस बूंद द्वारा बनाई गई थी। हालांकि उसने जो कारण गढ़ा वह पूरी तरह से निराधार नहीं था, इसका कुछ आधार था। पहला है खेती की प्रतिभा और दूसरा है खेती के संसाधन। वर्तमान में उसके पास केवल खेती के संसाधनों की कमी है। वह मूर्ख नहीं था, उसने वह सब कुछ सोचा था जो झू चेन सोच सकता था। स्टोन विलेज छोड़ने का उनका पिछला उद्देश्य बाहर अधिक खेती के संसाधनों की तलाश करना था। अन्यथा दूसरा पक्ष कुछ ही महीनों में छठी गुफा स्वर्ग से शिलालेख क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता था। छठी गुफा क्षेत्र से शिलालेख क्षेत्र तक कुछ ही महीनों में घुसने की उनके पागलपन भरे कृत्य ने अनजाने में शी हाओ पर गहरी छाप छोड़ी थी। इसलिए कभी न झुकने वाले उजाड़ सम्राट ने पहले से ही उसे वह लक्ष्य मान लिया है जिसे वह पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना था कि वह झू चेन की तरह ही काम कर सकते हैं। शी हाओ की उत्सुक अभिव्यक्ति देखकर झू चेन अवाक रह गया। यदि आपके पास खेती के बारे में कोई प्रश्न है, तो अपनी चाची लियू से पूछें। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तुम्हारा पिता हूँ? और भी बहुत कुछ। इस समय झू चेन को अचानक एक समस्या का एहसास हुआ। विलो देवी मेरी भावी पत्नी है। झू चेन ने तुरंत उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह पीछे मुड़ा और हो लिंग रा की ओर देखा, जो कमरे में एक गुफा खोल रहा था। गंभीर स्वर में कहने से पहले, खेती में कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। यदि आप अपनी साधना में तेजी लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सारी ऊर्जा साधना में लगानी होगी और कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी होगी। ज्ञान और कौशल संचित करें और आप महान चीजें हासिल करेंगे। निस्संदेह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, वह है महिलाओं के करीब न जाएं। शी हाओ हैरान दिखे, हम महिलाओं के करीब क्यों नहीं पहुंच सकते? दादाजी ग्राम प्रधान ने कहा कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो मोटी महिलाओं को गांव वापस ले जाना हमारे लिए सामान्य बात है। झू चेन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, आपके गांव का मुखिया सही है, मोटी औरत को गांव में वापस लाना ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई दाऊवादी साथी मिल जाए, तो क्या आपको कुछ समय नहीं लेना चाहिए हर दिन उसके साथ रहने के लिए? शी हाओ ने खाली सिर हिलाया। झू चेन ने आगे कहा, अगर उसे बाहर किसी खतरे का सामना करना पड़ता है और वह आपसे मदद मांगती है, तो क्या आपको जाकर उसकी मदद करनी होगी? बहुत अच्छा, तो फिर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ। यदि आपके खेती भागीदार के पास कुछ खेती के संसाधनों की कमी है, लेकिन आपके पास कुछ है और वह आपसे उन्हें मांगती है, तो क्या आप उन्हें वे देंगे? चूंकि वे दाऊवादी भागीदार हैं, तो उन्हें ये देना निश्चित रूप से आवश्यक है। शी हाओ ने संकोच नहीं किया, उसने सोचा कि ये चीजें सामान्य थीं। हालांकि झू चेन की इस पर अलग राय है। उन्होंने शी हाओ को देखना जारी रखा और पूछा, तो सवाल यह है,
यदि आपने उसके साथ बिताया समय और उसे अपनी खेती में खतरे से बाहर निकालने में मदद की, तो क्या आपके पास खेती के लिए अधिक समय नहीं होगा? लेकिन मत कहो, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, यदि आप उसे खेती के संसाधन देते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास खुद खेती के संसाधन कम होंगे? ठीक है। एक आखिरी सवाल, क्या जिन चीजों का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है वे एक कृषक के साधना पथ की बाधाओं से ऊपर हैं? बहुत अच्छा, फिर बताओ हम इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं? रूजी को सिखाया जा सकता है। झू चेन ने बड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर उन्होंने विषय बदल दिया और शी हाओ को निर्देश देना जारी रखा। वास्तव में महिलाओं को अस्वीकार करने का एक और फायदा है, यानी एक बार जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा, तो आप अपने विरोधियों द्वारा आप पर इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी मंत्र से प्रतिरक्षित हो जाएंगे। अध्याय 117 मेडिसिन किंग हान फैंग को तुरंत मार देता है। जियोयान भी खड़ा हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महिलाओं से दूर रहने के इतने फायदे हो सकते हैं। उन्होंने महसूस किया कि झू चेन ने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। दाओवादी साथी ढूंढना आपके लिए बहुत परेशानी ला सकता है। ये परेशानियां अप्रत्यक्ष रूप से उसकी साधना गति को प्रभावित करेगी। लेकिन अगर आपको कोई साथी नहीं मिलता, फिर इन परेशानियों का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। चिंता मत करो, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जब तक आप महिलाओं से दूर रहेंगे और अपनी साधना पर ध्यान देंगे, आपकी साधना गति निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसके अलावा, एक बार जब आपके दिल में वासना गायब हो जाएगी, तो आपकी किस्मत भी बेहतर हो जाएगी और कुछ अवसर भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। झू चेन ने अपने विचार साझा करते हुए शी हाओ का धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करना जारी रखा। शी हाओ ने बड़ी दिलचस्पी से सुना, उनके कहे हर शब्द को याद किया। बिल्कुल विपरीत, आखिरकार इस आदमी की किस्मत में हमेशा के लिए दुनिया पर राज करना लिखा है। उनका अनुसरण करने वालों में से किसी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसके बजाय ये बेहतर होगा कि पहले उसे अपने भावनात्मक संबंधों को तोड़ने दिया जाए, सभी कर्म बंधनों और संबंधों को तोड़ दिया जाए। इस तरह, जब दूसरा पक्ष भविष्य में सभी उम्र के लोगों को मारने के लिए अपनी तलवार उठाएगा, तो उसे बहुत बेहतर महसूस होगा। अनन्य विनाश की ओर ले जाता है। जहां तक यूनिक्सी, यूचेन, किंगी और डायन का सवाल है, झूचेन कुछ नुकसान सहने और उन सभी को लेने में उसकी मदद करने को तैयार था। सभी कारण और प्रभाव किसी के अपने शरीर पर लागू हो सकते हैं। वह जो उत्तर चाहता था उसे पाने के बाद शी हाओ चला गया। झू चेन यहाँ इंतजार में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए फायर किंगडम के किसानों में से एक को निर्देश देने के बाद वह तुरंत अपनी गुफा में लौट आया। उसके बाद उसने गुफा से कई उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर निकाले और उन्मत्ततापूर्वक उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर युद्ध की लूट के सामान थे जो हान ली ने पहले उसे दिए थे। पिछली बार अमर विद्रोह की दुनिया में युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद हान ली ने खेती के सभी संसाधनों को अपने पास नहीं रखा। इसके बजाय उसने उन्हें कई हिस्सों में बांट दिया और समूह में सभी को बांट दिया। झू चेन के हाथ में पहले से ही सोल तलवार थी, इसलिए उसे जादुई कलाकृतियों या उस जैसी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने कुछ शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर ले लिए। उनकी गणना के अनुसार, एक बार जब उन्होंने इन सभी शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को आत्मसात कर लिया, तो उनकी साधना का स्तर शिलालेख क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि एरे फॉर्मेशन दायरे को तोड़ने के लिए शरीर के भीतर एक जादुई एरे को अंकित करने की आवश्यकता होती है। उत्कीर्ण सारणी जितनी अधिक उत्तम होगी, सारणी निर्माण क्षेत्र में कल्टीवेटर उतना ही मजबूत होगा। ये किसी के अगले साधना क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है। मूल कार्य में शी हाओ ने असंख्य स्पिरिट्स आरेख को उकेरा। इस पद्धति के साथ उन्होंने एक दिव्य अग्नि क्षेत्र के कृषक का सामना करने का साहस किया, तब भी जब वह केवल एरे फॉर्मेशन क्षेत्र में थे। काओ युशिंग के शरीर के अंदर उत्कीर्ण तीसरी हत्या सरणी भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। झू चेन के पास अभी तक स्पष्ट नहीं था इस बात का विचार कि वह किस प्रकार की संरचना को एरे फॉर्मेशन दायरे में अंकित करना चाहता था। सच कहूं तो उन्हें वास्तव में शिलालेख क्षेत्र में मूल वास्तविक अर्थ अंकित करने के अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। मूल सच्ची व्याख्या अमर सम्राट द्वारा बनाई गई एक विधि है। हालांकि इस दुनिया में अमर सम्राट द्वारा बनाए गए कानूनों को अंधाधुंध तरीके से नहीं सीखा जा सकता है, क्योंकि किसी और के तरीकों को अपनाकर कोई सम्राट नहीं बन सकता। झू चेन को इस बात की अच्छी जानकारी थी।
समस्या यह है कि अब उसके पास मूल सच्ची व्याख्या से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। गलत। मेरे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो मूल सच्ची समझ को प्रतिस्थापित करने और इसे मेरे शरीर में अंकित करने में सक्षम हो सकता है। बिना एक शब्द कहे उन्होंने सीधे अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांडीय गुफा को प्रकट किया। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ेगा, इस ब्रह्मांडीय गुफा का विस्तार और सुधार होता रहेगा। गहरी तारों भरी रात की धुंध में एक चमकदार आकाशगंगा को ऊपर लटकते हुए देखा जा सकता है। इसकी तारों की रोशनी नियंत्रित है, जो खुद को एक क्षेत्र कहती है, पहले से ही एक विशाल ब्रह्मांड का एहसास करा रही है। प्राचीन काल में किसी ने नवजात ब्रह्मांड को सर्वोच्च अमर बीज के रूप में इस्तेमाल किया और अमर ऊर्जा के 3 पहलुओं की खेती की। चूंकि इस नवजात ब्रह्मांड को सर्वोच्च अमर बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसे मेरे शरीर में अंकित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये ब्रह्मांडीय गुफा कुछ ऐसी थी जिसे मैंने स्वयं बनाया था। इसे अपने शरीर के भीतर अंकित करना मेरे शरीर को बीज के रूप में उपयोग करने का दूसरा रूप माना जा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के झूचे ने अपने शिलालेख क्षेत्र का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया ताकि कोई पछतावा न रहे। एक ही समय पर जियान नी की दुनिया में कियान फैंग द्वारा बेरहमी से पराजित होने के बाद जियोयान को एहसास हुआ कि उसकी ताकत असंख्य दुनिया में एक चींटी से भी कम हो सकती है, इसलिए उसने तुरंत मजबूत बनने की अपनी योजना शुरू की। मजबूत बनने की अपनी योजना में उनका पहला कदम हान फैंग को मारने के लिए ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में आना था, सीहॉट फ्लेम को जब्त करना था और फिर यहाँ अपनी खुद की शक्ति का निर्माण करना शुरू करना था। खुद को बेहतर बनाने के लिए जितना संभव हो उतने खेती के संसाधनों को खंगालना था। हालांकि हान फैंग को मारना आसान था, लेकिन उसके पीछे एक चालाक सोल पैलेस रक्षक था। दुश्मन को सचेत करने से बचने के लिए जियोयान ने याओ लाओ के साथ इस पर चर्चा की और जानबूझकर अपनी पहचान उजागर करने और हान फैंग और सोल पैलेस रक्षक को अपने पास आने के लिए पास के ब्लैक सील सिटी में जाने का फैसला किया। फिर वे उन दोनों को बैरल में बंद मछली की तरह पकड़ लेंगे और एक झटके में उन्हें मिटा देंगे। जियोयान ब्लैक सील सिटी में पहुंचा और उसे यादृच्छिक रूप से रहने के लिए एक जगह मिल गई। अगले दिन एक रोमांचक संदेश ब्लैक सील सिटी से जंगल की आग की तरह और तेजी से पूरे ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में फैल गया। यानी बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम वाला 8वीं कक्षा का कीमियागर ब्लैक सील सिटी में आया है। इसके अलावा उसके पास एक अलग तरह की आग है। जियोयान तुरंत ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में विभिन्न ताकतों द्वारा उसे जीतने के प्रयासों का लक्ष्य बन गया। उच्च स्तरीय कीमियागरों पर विजय पाने के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन। इस पहचान के साथ जियोयान न केवल थोड़े समय में ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में विभिन्न बलों का सम्माननीय अतिथि बन गया, बल्कि बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन भी प्राप्त किए। इनमें अनगिनत औषधीय जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग नुस्खों में किया जाता है। उन्हें सफलता का स्वाद चखाने के लिए जियोयान कभी कभी याओ लाओ द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां शहर के नीलामी घर में बिक्री के लिए भेजता था। हान फैंग की नजर में 8वीं कक्षा का कीमियागर जिसके पास बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम था, संभवतः उसका गुरु याओ चेन था। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तुरंत सोल पैलेस के रक्षक हुआन को ले गया और गुप्त रूप से ब्लैक सील सिटी चला गया। शिक्षक, ऐसा लगता है जैसे वे यहाँ हैं। जियोयान की साधना आभा तुरंत आधे कदम वाले डूजून के स्तर तक बढ़ गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही ब्लैक सील सिटी की एक सड़क पर था। उसी समय सड़क के अंत में काला लबादा पहने एक आदमी खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि मेडिसिन किंग हान फैंग थे। जियोयान की नजर बिजली की तरह थी। इससे पहले कि हान फैंग प्रतिक्रिया दे पाता, वह उसके सामने फिर से टेलीपोर्ट कर चुका था। उसके हाथ से 3 रंग की बिजली और आग निकली और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हान फैंग की छाती पर हथेली से प्रहार किया। अध्याय 118। आप डू हुआंग हैं, आप डू शेन की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हान फैंग का वर्तमान खेती स्तर केवल डू हुआंग के शिखर पर है। उसका जियोयान से कोई मुकाबला नहीं है, जो पहले से ही एक है आधा कदम डूजून। जियोयान की 3 रंगों वाली बिजली और आग से भरी हथेली ने तुरंत उसके दिल को छेद दिया। इससे पहले कि वह कुछ भी बोल पाता, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें खुली रह गईं। पीक डूजोंग, ये कैसे संभव है? हालांकि जैसे ही हान फैंग गिरे, उनके शरीर से अचानक काली धुंध का एक बादल फूट पड़ा। हान फैंग की आत्मा को लेकर काली धुंध आश्चर्यजनक गति से शहर से बाहर भाग गई। ये सोल पैलेस का रक्षक हुआन है। ये व्यक्ति मूल रूप से हान फैंग के साथ ये देखने के लिए आना चाहता था कि क्या 8वीं कक्षा का कीमियागर जिसके पास बोन स्पिरिट कोल्ड फ्लेम था, वही याओ चेन था।
ब्लैक सी सिटी में प्रवेश करते ही अप्रत्याशित रूप से जियोयान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। भागने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? जियोयान ने अपना सिर उठाया, उसकी ठंडी नजर काली धुंध के बादल पर पड़ी। अगले सेकंड ब्लैक सी सिटी के ऊपर दो विशाल बर्फ के ड्रैगन अचानक ठंडी आभा लेकर बादलों को तोड़ते हुए सीधे रक्षक हुआन से टकरा गए, जो शहर से भागने की तैयारी कर रहा था। बर्फ का ड्रैगन फट गया और एक ठंडी आभा तुरंत हवा में फैल गई, जिसने पूरे ब्लैक सी शहर को ठंड की परत से ढक दिया। इस समय ब्लैक सी सिटी पर छाई ठंड और धुंध तेजी से कम होने लगी। जैसा कि डूजोंग विशेषज्ञ से अपेक्षा की जाती थी, उसने एक आत्मा शरीर ले जाते हुए मेरे जुवानबिंग ड्रैगन सोआ का सामना किया और फिर भी सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहा। डूजोंग क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उसने कभी भी डू हुआन को अपने सामने इतना अभिमानी होने का साहस करते नहीं देखा था। एक डू हुआन एक डूजोंग को चुनौती देने का साहस करता है, ये सचमुच अपमानजनक है। सामान्य परिस्थितियों में उसने निश्चित रूप से इस अहंकारी डू हुआन की आत्मा पर कब्जा कर लिया होगा और उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। लेकिन इस वक्त, हालांकि हाई बोडोंग अभिव्यक्तिहीन और अलग थलग रहा और उसने धमकी से प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी निगाहें शांति से रक्षक हुआन से मिल रही थी और कहा, मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। अपने शिकार को अपने नियोक्ता तक पहुंचाना मेरा नियम है और मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आज यहाँ मर जाऊंगा। हाई बोडोंग को देखकर, जो शक्ति की आभा बिखेर रहा था, रक्षक हुआन को दूसरे पक्ष के साधना स्तर पर लगभग संदेह होने लगा। धिक्कार है, एक साधारण डू हुआंग ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह डू जून या डू शिंग हो। सोल पैलेस में उसने पहले जो भी डू जून देखे थे, उनकी आभा शायद इस लड़के जितनी मजबूत नहीं थी। वह बहुत अच्छे अभिनेता हैं। तुम मौत मांग रहे हो? रक्षक जुवान ने अपना हाथ उठाया और एक सोल हुक फेंक दिया, जिससे हाई बोडोंग सैकड़ों मीटर पीछे चला गया। हालांकि उसने अपने फायदे पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय हाई बोडोंग को वापस जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसने तुरंत बर्फ के ब्लेड के बवंडर के पार टेलीपोर्ट किया और ब्लैक सी सिटी के बाहर पहुंची। हालांकि जैसे ही उन्होंने खुद का खुलासा किया, उसी समय बिजली और आग से घिरा एक हाथ उसकी छाती में घुस गया और हान फैन की आत्मा को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। रुको, मैं हान फैन के लोगों में से नहीं हूँ। मैं झोंगझू के सोल हॉल से आता हूँ। मैं आपसे सोल हॉल की खातिर मेरी जान बख्शने की विनती करता हूँ। सोल पैलेस झोंगझू में सबसे शक्तिशाली शक्ति है और कोई भी इसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। उसे लगा कि सोल पैलेस का नाम सुनकर इस रहस्यमय 8वीं कक्षा के कीमियागर को कुछ आपत्ति होगी। सोल हॉल, हे टिल्डा, मैं तुम्हारे सोल हॉल के लोगों को मार डालूंगा। जियोयान ने ठंडे ढंग से खर्राटे लिए और उसकी हथेली में बिजली और आग भड़क उठी, जिसने सीधे रक्षक हुआन को जला दिया, जिसके पास 4 सितारा डूजों की खेती थी, शून्य में, यहाँ तक कि एक आत्मा भी पीछे नहीं बची। फिर उसने हान फैन के आत्मा शरीर को पकड़ लिया, बनिंग तकनीक को सक्रिय किया और दूसरे पक्ष के शरीर से सी हॉट फ्लेम को जबरन निकालने के लिए एक गाइड के रूप में प्राइमल ट्रू एक्सप्लेनेशन का उपयोग किया। शिक्षक, ये लड़का मरने वाला है, क्या आप अब भी उसे आखिरी बार देखना चाहते हैं? जियोयान ने हान फैन की आत्मा को उलझाने के लिए एज और आइस फ्लेम का इस्तेमाल किया, फिर उसे बिना सोचे समझे खुले मैदान में एक तरफ फेंक दिया। उसी क्षण सहसा एक असहाय आह निकली। जियोयान के शरीर से बूढ़े व्यक्ति की आत्मा उड़ गई। हालांकि उस समय हान फैंग ने उसे धोखा दिया था, चाहे कुछ भी हो, दूसरा पक्ष अभी भी वही बच्चा था जिसे उसने पाला था। ये वह नहीं है जो वह देखना चाहता था। हान फैंग अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे जब उन्हें एहसास हुआ कि रहस्यमय 8वीं कक्षा का कीमियागर वास्तव में उनके शिक्षक याओ चेन थे। मास्टर, उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति मुगू ने गुमराह किया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। कृपया इस बार मुझे माफ कर दें, जितने वर्षों से हम साथ हैं, उसके लिए। मुझे पता है कि मैं ऐसा था गलत। हान फैंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, याओ लाओ की ओर याचना भरे भाव से देख रहा था, ठीक उसी तरह जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है और दया की भीख मांगता है। बूढ़ा डॉक्टर कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थी, मानो वह कुछ याद कर रहा हो। उन्होंने हान फैंग से निपटने का अधिकार जियोयान को सौंप दिया। वुटन शहर से लेकर यहाँ तक बूढ़ा डॉक्टर उसके साथ था और उसके दिल में उसकी स्थिति कई अन्य लोगों से कहीं अधिक थी। वह उनके सबसे सम्मानित शिक्षक थे। हान फैंग ने उस समय अपने शिक्षक को इतना नुकसान पहुंचाया था, वह उसे इससे कैसे बच निकलने दे सकता था? ये देखकर कि याओ लाओ गायब हो गया है,
हान फेंग तुरंत जियोयान के पास गया और विनती की, हंसी योग्य, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं, तो भी सी हॉट फ्लेम मेरी ही रहेगी। अध्याय 119 कियान रेनिक्स्यू आखिरकार तांगसेन के खिलाफ एक कदम उठाने जा रहा है। ये सी हॉट फ्लेम स्ट्रेंज फ्लेम रैंकिंग में 15वें स्थान पर है। हालांकि रैंकिंग अपेक्षाकृत कम है, यह भी आपके लिए बिल्कुल सही है। आपने उस मौलिक सत्य व्याख्या को विकसित कर लिया है, इसलिए इसे आत्मसात करना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। हान फैंग के मरने के बाद याओ लाओ फिर से जियोयान के शरीर से बाहर आ गया। उन्होंने जियोयान तक सी हॉट फ्लेम का मार्गदर्शन करने के लिए बोन स्पिरिट कोर फ्लेम का उपयोग किया और जियोयान से इसे जल्दी से अवशोषित और परिष्कृत करने का आग्रह किया। जियोयान जानता था कि याओ लाओ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अराजकता के बारे में चिंतित था और हो सकता है कि किसी की नज़र उस अजीब आग पर हो, इसलिए उसने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे सी हॉट फ्लेम को दूर रखा और अपने निवास पर लौट आया। हाई बोडोंग भी बहुत तेजी से शहर के बाहर से वापस उड़ गया। हालांकि जैसे ही वह उतरा, ब्लैक सी सिटी के 8 द्वारों के नेता युआन ही अपने लोगों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचे। वह यहाँ सौदा करने ही आया था। उनके 8 गेट्स नीलामी घर ने व्यावहारिक रूप से पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र पर एकाधिकार कर लिया था और ब्लैक सी सिटी उनका मुख्यालय था। इसलिए वह जियोयान से सी हॉट फ्लेम को छोड़ने के लिए कहना चाहता था ताकि वह इसे अपनी नीलामी में बेच सके, जिससे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में 8 दरवाजों की प्रतिष्ठा बढ़ सके। उसके दिमाग में जियोयान के पास पहले से ही एक अलग तरह की लौ थी, इसलिए चून किसी हॉट फ्लेम वहीं बैठी थी, इसलिए वह इसे बेच भी सकता था। लेकिन हाई बोडोंग ने ठंडे स्वर में एक शब्द में उत्तर दिया, धिक्कार है, यह आदमी बहुत घमंडी है। संप्रदाय मास्टर, आपको अंदर जाना चाहिए और सीधे उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। ये हम पर छोड़ दो। युआन यी के साथ आए शक्तिशाली डू वांग आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उसने युआन यी के लिए अवसर पैदा करने के लिए हाई बोडोंग को रोकने की योजना बनाई। लेकिन उस पल हाई बोडोंग के शरीर से अचानक एक भयावह ठंडक फूट पड़ी, जिसने कई मील के दायरे में इमारतों को तुरंत जमा दिया। उन्होंने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जैसी छोटी जगह में बहुत लंबा समय बिताया था और उनका अनुभव सीमित था। एक हाई स्टार द हुआन को गेट की रखवाली करते हुए देखना कुछ अविश्वसनीय देखने जैसा था, और वे सभी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। 2 पलक झपकते ही एक और महीना बीत गया। पिछले महीने से झू चेन अपनी गुफा में रह रहा था, अपने शिलालेख क्षेत्र कौशल को फिर से विकसित करने के लिए अपने शरीर के भीतर नवजात ब्रह्मांड का उपयोग कर रहा था। इस दौरान हु लिंग र लगभग हर दिन उनसे मिलने जाती थी। हालांकि जब भी ये लड़की यहाँ आती थी और झू चेन को उसके कमरे में खेती करते हुए देखती थी, तो वह चुपचाप बाहर जड़ी बूटियों के खेत में इंतजार करती थी। उसे परेशान करने के लिए कभी अंदर नहीं जाती थी, अपने निवास पर लौटने से पहले रात होने तक। समय के साथ, हालांकि उसने झू चेन को नहीं देखा, लेकिन वह ज़िया यूयू से परिचित हो गई, जो वहां औषधीय जड़ी बूटियों के खेतों की देखभाल कर रही थी। नवजात आत्मा परिवर्तन चरण में प्रवेश करने के लिए वांग लिन अमर जेड को अवशोषित करने के लिए सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के खंडहरों में एकांत में रहे। हान ली भी ऐसी ही स्थिति में है। उसने पिछली बार वॉर एट हेवन पैलेस और इमोर्टल अगेंस्ट द गॉड्स वर्ल्ड से प्राप्त संसाधनों को पचाना समाप्त नहीं किया है, और वह इस अवधि के दौरान उन्हें पचा रहा है। सी हॉट फ्लेम को अवशोषित करने के बाद जियोयान ने याओ लाओ के मार्गदर्शन में कीमिया का अध्ययन जारी रखा। हान ली ने उसे पिछली बार जियान नी की दुनिया से प्राप्त लगभग सभी औषधीय जड़ी बूटियां दी। उन्होंने अपने कीमिया कौशल को बेहतर बनाने के लिए इन जड़ी बूटियों का उपयोग करने की योजना बनाई और इस अवसर का उपयोग अपनी आत्मिक शक्ति को निखारने के लिए भी किया। लिन डोंग भी स्तर बढ़ाने के लिए लगन से कड़ी मेहनत कर रहा था। इसका मतलब है कि कियान रेनिक्स्यू आखिरकार तांगसेन के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी कर रही है। टैंगसेन ने स्लॉटर शहर में अपना परीक्षण निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया और कौशल प्राप्त किया। स्लॉटर गॉड डोमेन वध डोमेन के देवता कौशल को भावी पीढ़ियों द्वारा प्राप्त होने से रोकने के लिए उसने वास्तव में स्नो व्हाइट स्वान चुंबन के साथ पूरे वध शहर को नष्ट कर दिया। वध का शहर डुलुओ विश्व में एक महत्वपूर्ण खेती संसाधन है। कियान रेनिक्स्यू ने डुलुओ कॉन्टिनेंट उपन्यास पढ़ा था और जानता था कि भविष्य में ये स्थान तांगसेन द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए उसे पहले से कार्रवाई करनी थी और पहले इस घातक ट्यूमर से छुटकारा पाना था। अपना मन बनाने के बाद कियान रेनिक्स्यू व्यक्तिगत रूप से स्पिरिट हॉल में लौट आई और 52 सोल एम्परर्स, 22 सोल सैंस, 13 सोल डॉलुओज और 3 टाइटल डॉलुओज को सनसेट फॉरेस्ट में स्थानांतरित कर दिया। उसे लगा कि तांगसेन वध के शहर को छोड़ने के बाद निश्चित रूप से जियोवू को वहां ले जाएगा।
इसलिए उसने इंतजार करने और ये देखने की योजना बनाई कि उस स्थान पर क्या होता है। इसके अलावा हाउटियन संप्रदाय को उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए उसने अपने दादा के आंडावलियों से हाउटियन संप्रदाय के पर्वतीय द्वार की रक्षा के लिए 5 अनुचर भेजने के लिए कहा। यदि क्लियर स्काई संप्रदाय के लोग तांग सेन की सहायता के लिए पहाड़ों से बाहर आने की हिम्मत करते हैं, तो वे 5 बुजुर्ग उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त हैं। और इसलिए आइस एंड फायर येन यांगवेल पर 2 दिनों तक इंतजार करने के बाद कियान रेनेक्सियो आखिरकार तांग सेन से मिली। हालांकि टैंग सेन द्वारा महान विकास तकनीक अपनाने के बाद उनकी मानसिक धारणा पहले की तुलना में कहीं बेहतर हो गई थी। वह जियोवू को आइस एंड फायर येन यांगवेल के बाहर लाया ही था कि उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अध्याय 120 कियान रेनेक्सियो बनाम तांग सेन, 12 पंखों वाले महादूत का भय। धिक्कार है स्पिरिट हॉल, उन्हें ये जगह कैसे मिली? टैंग सेन की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उसका शरीर गुस्से से थोड़ा कांपने लगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्पिरिट हॉल के लोगों को ये जगह मिलेगी। क्या झूचेन ने पिछली बार भेजे गए उपन्यास में यह नहीं कहा था कि इस जगह की खोज नहीं की जाएगी? क्या वह आदमी झूठ बोल रहा था? सच में टैंग सेन ने मूल रूप से पहले जियोवू के साथ जाने की योजना बनाई थी और फिर दामिंग और एयरमिंग की स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के बाद स्पिरिट हॉल के साथ हिसाब किताब करने की योजना बनाई थी। लेकिन जब उसने सोचा कि अब उसने वध क्षेत्र का देवता कैसे प्राप्त कर लिया है, तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। हालांकि वह अभी केवल 64 के स्तर पर है, लेकिन उस जेट समूह में उसने जो कौशल प्राप्त किया है, उसने उसे पहले से ही कॉन्ट्रा के साथ आमने सामने जाने की ताकत दे दी है। यदि हम वध के शहर से प्राप्त किलिंग गॉड डोमेन को जोड़ते हैं और इसे छिपे हुए हथियारों और भूतिया छाया जैसे तांग संप्रदाय कौशल के साथ जोड़ते हैं, तो उसे लगा कि वह शायद केवल 3 टाइटल डुलुओस ही संभाल सकता है। ये सोचते हुए तांग सेन की आंखों में तुरंत आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना दिखाई दी। तो क्या हुआ अगर वह टाइटल डुलुओ है? वह डुलुओ महाद्वीप में से एक चुना गया है, जिसके पास दुनिया की नियति है। इसमें डरने की क्या बात है? इसके अलावा उनके पास अभी भी जियोवू ही उनका तुरुप का इक्का है। सबसे बुरी स्थिति में वह एक महत्वपूर्ण क्षण में अपनी पत्नी का बलिदान कर सकता है और फिर भी वह सुरक्षित बच सकता है। जब बहू को स्वर्ग की बलि चढ़ा दी जाती है, तो वह जय हो जाती है। जियोवू, मैं इस बार आपके साथ स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में नहीं जा पाऊंगा। बर्फ और आग येन यांग आय अब स्पिरिट हॉल के लोगों से भरी हुई है, जिसमें 3 टाइटल डुलुओ भी शामिल हैं। ये खतरे से भरा है और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ इस साहसिक कार्य पर जाएं। टैंग सेन ने एक गहरी सांस ली, जियोवू की ओर देखा, उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। लेकिन चिंता मत करो, अगर मैं जीवित वापस आया, तो मैं तुम्हें खोजने के लिए निश्चित रूप से स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियोवू, उसकी आंखों में आंसू भर आए, दौड़कर आए और बोली, भाई, आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? क्या हम पहले सहमत नहीं थे कि आप चाहे जहां भी जाएं, मैं आपका पीछा करूंगा, चाहे वह चाकुओं का पहाड़ हो या आग का समुद्र? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे दूर नहीं भेज सकते। जियोवू को अपनी भावनाओं को प्रकट करते देख तांग सेन बहुत प्रसन्न हुई। हालांकि दूसरे पक्ष को स्वेच्छा से बलिदान के लिए तैयार करने के लिए वह आगे बढ़ा और जियोवू के खरगोश के सिर को थपथपाया और स्नेह से भरे चेहरे के साथ कहा, जियोवू, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक बार क्या कहा था? कौन सा वाक्य? जियोवू ने पलकें झपकाई और पूछा, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है, तो उसे मेरे शव पर कदम रखने दो। टैंग सेन गंभीर लग रहा था, मानो उसने उन शब्दों को कहने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी हो। जियोवू को पहले से ही प्यार का शिकार होने का खतरा था और इस तरह से छेड़े जाने के बाद वह लगभग पागल हो गई थी। उसकी छोटी स्कर्ट के नीचे से दूध रिस रहा था। भाई, मुझे तुम्हारी कही हुई सारी बातें याद हैं, लेकिन अगर तुम्हें सच में कुछ हो गया, तो मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं रहूंगी। टैंग सेन गुप्त रूप से प्रसन्न था। वह आगे बढ़ा और जियोवू के नाजुक चेहरे पर हाथ फेरा। नकली भावना दिखाते हुए उसने कहा, जियोवू, आपने जो कहा वह साबित करता है कि मैंने, टैंग सेन ने, इस जीवन में कभी भी गलत व्यक्ति से प्यार नहीं किया है। सुनहरी रोशनी से जगमगाती एक लंबी तलवार अचानक आसमान से उतरी, जिसमें चमकदार देवदूत जैसी चमक थी और सीधे उन दोनों पर टूट पड़ी। छोटा नृत्य। तांग सान की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। जैसे ही टैंग सेन ने पवित्र तलवार के लुप्त होते प्रेत को देखा, उसके भीतर बेचैनी की तीव्र भावना उत्पन्न हो गई। जब वह आसपास के इलाके को स्कैन करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग कर रहा था,
तो उसने पहले ही सभी सोल मास्टर्स को ढूंढ लिया था जो बर्फ और आग यिन यांग कुएं के पास घात लगाकर बैठे थे। हुश हलचल ने तुरंत उन लोगों को आकर्षित किया जो बर्फ और आग यिन यांग कुएं के पास घात लगाकर बैठे थे। इसके बाद लगभग 100 स्पिरिट हॉल सदस्य आए जो सोल एम्परर स्तर या उससे ऊपर के स्तर पर थे। कियान रेनेक्स्यू, अब जब तुमने अपना कदम उठा लिया है तो कृपया खुद को दिखाओ। मुझे पता है कि तुम आ गए हो। टैंग सेन की नजर क्रिसेंथेमम डुलुओ और अन्य पर पड़ी, और अंत में उसने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी नजर काले बादलों से घिरे आकाश पर केंद्रित कर दी। इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि कियान रेनेक्स्यू आसमान में छिपा हुआ है। तांग सेन, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि हम बर्फ और आग यिन यांग कुएं पर घात लगाकर बैठे हैं, फिर भी आप जानबूझकर अपनी महिला को नैतिक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए प्यार के नाम का उपयोग करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप जो कर रहे हैं वह घृणित है? तभी ऊपर से अचानक एक हल्की और आकाशीय आवाज सुनाई दी, जो घाटी में गूंज रही थी, जिसमें पवित्रता का संकेत था। प्रकाश की सुनहरी किरणें अचानक बादलों को भेद गईं, जैसे तेज तलवारें किसी शरीर को काट रही हों, और तुरंत आकाश में बादलों को टुकड़े टुकड़े कर दें। बादल छंट गए और सूर्य प्रकट हो गया, उसकी चमक आकाश में भर गई। यह कोई और नहीं बल्कि एंजल गॉड का उत्तराधिकारी कियान रेनेक्स्यू है। 12 पंखों वाला देवदूत। ये कैसे संभव है? क्या आपकी मार्शल आत्मा 6 पंखों वाला देवदूत नहीं है? एंजेलिक मार्शल सोल का अंतिम रूप 12 पंखों वाला महादूत है। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? ये सुनकर टैंग सेन एक पल के लिए अचंभित हो गया, फिर तुरंत उपहास किया। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि आप 6 पंखों वाले देवदूत से भी अधिक मजबूत एक देवदूत मार्शल आत्मा को जगा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने खुद को बहुत जल्दी दिखाया। तुम्हें मारना मेरे हाथ मोड़ने जितना आसान होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, टैंग सेन के हाथ से लाल बिजली की एक लकीर निकली और सीधे कियान रेनेक्स्यू की ओर उड़ गई। वह उसका तुरुप का पत्ता था, एक सर्वोच्च दिव्य भावना जो उसी स्तर के आत्मा गुरु को आसानी से मार सकती थी।